हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आज मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 6 का एसएसटी चैप्टर नंबर 21 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका एक पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये इसका सेकंड पार्ट है। आप लोग उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो जो है सो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए मैं ये बना रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको समझ में आता है तो आप प्लीज़ इसको और आगे भी फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो आइए शुरू करते हैं। कम्युनिटी कल्चरल डेवलपमेंट। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो कम्युनिटी है वो क्या होता है, और जैसे कि और इसका कम्युनिटी का सबसे छोटा यूनिट है वो क्या होता है, वो फैमिली होता है। फैमिली जो है सो कम्युनिटी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कम्युनिटी में हमने इससे पहले पढ़ा था, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ आपको। देखिए, कम्युनिटी जैसे कि उसमें क्या होता है, फैमिली है, फैमिली का भी इसका ही पार्ट है, स्कूल उसका ही पार्ट है, नेबरहुड है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जो है, और इसी तरह से अब इसका कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में हम आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ सेटल्ड लाइफ, मैन हैड ए लॉट ऑफ स्पेयर टाइम विच ही यूज्ड फॉर रोमिंग अराउंड, सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, पेंटिंग एंड अदर मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट्स। तो पहले के टाइम में क्या था, लोग जो जंगलों में, सबसे पहले शुरुआत में क्या था कि लोग जंगल में घूम घूम कर शिकार करते थे, और उसी से अपना वो जीवन निर्वाह करते थे, खाते थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एग्रीकल्चर सीख लिया, खेती करने सीख गए, तो फिर वो क्या करने, अब एग्रीकल्चर के लिए उन्हें क्या हुआ कि अब एक जगह पे रुकना पड़ा। तो इससे उनके लाइफ में सेटल्ड जो है सो लाइफ उनकी शुरू हो जाती है। तो जब सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई तो वो अब उनके पास खाने पीने की कमी नहीं होने लगी एग्रीकल्चर के कारण। तो अब ये जो है सो दिन भर दिन इतना जो घूमते रहते थे शिकार के लिए, अब उतना नहीं घूमते थे। तो इससे क्या हुआ, उनके पास काफ़ी खाली समय बच गया, क्योंकि जब फसल लगी होती थी तो उस समय तो उनके पास खेतों में काम करने के लिए कुछ टाइम रहता नहीं था। तो जब तक फसल तैयार ना हो तो तब तक उनके टाइम जो है सो काफ़ी सारा खाली टाइम होता था। तो ऐसे टाइम में वो क्या करते थे कि गाना गाना, खेलना, डांस करना, पेंटिंग करना, और इस तरह से और भी कई सारे जो है एंटरटेनमेंट के जो तरीके हैं वे वो अपनाते थे। तो द एक्सप्रेशन एंड फीलिंग्स ऑफ द पीपल लिविंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स टुक द फॉर्म ऑफ हॉबीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, डांस एंड लिटरेचर। तो जब जो ये लोगों ने ये सब तरीके जो अपनाए हैं सिंगिंग, प्लेइंग का, तो इसके द्वारा लोगों ने जो अपने फीलिंग्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, उनका जो डेवलपमेंट हुआ, तो ये क्या हुआ कि इससे जो है ये सारी जो चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे इनका जो है हॉबीज़ के रूप में ये कन्वर्ट हो गई। मतलब इनको एक हॉबी कहा जाने लगा। जैसे कि अगर कोई गाने लगा तो उसको कह दे कि इसका हॉबी है सिंगिंग करना, गाना गाना। कोई पेंटिंग बना रहा है तो ये उसका हॉबी है। तो इस तरह से ये जो है धीरे धीरे हॉबीज़ के रूप में डेवलप हो गया। दीज एक्टिविटीज़ केप्ट ऑन चेंजिंग विद टाइम एंड प्लेस। और ये एक्टिविटीज़ जो हैं टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग जो है धीरे धीरे चेंज भी होती रही। द फूड हैबिट्स, ड्रेसेज, डांस फॉर्म्स, पेंटिंग्स, मटेरियल आर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स वेरीड फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो अलग अलग रीजन में के अनुसार, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार से लोगों के खाने के तरीके, कपड़े पहनने के तरीके, डांस के तरीके, पेंटिंग के तरीके, गेम्स और स्पोर्ट्स जो हैं वो अलग अलग रूप में डेवलप हुए। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। और ये लोग जो थे वो जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन से भी प्रभावित थे। द इंटरेक्शन अमॉन्ग द वेरियस कम्युनिटीज़ इन्फ्लुएंस्ड द कस्टम्स, बिलीफ एंड ट्रेडिशंस। तो जब लोगों के का जो एक दूसरे से मिलना होता था, एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी से, तो इस तरह क्या होता था, जो उनके कस्टम्स थे, बिलीव्स थे, ट्रेडिशन थे, वो एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन होता था। जैसे कि अगर किसी के यहाँ, जैसे कि हम अगर यहाँ पंजाब है और इधर जो है सो बंगाल है, तो यहाँ के लोग यहाँ आते तो यहाँ के लोगों का पहनावा है, खाने का तरीका है, और यहाँ के जब यहाँ आते तो यहाँ का पहनना, कपड़े पहनने के तरीके, खाने की आदतें, इन सब से लोगों का जो है सो मतलब कि इंटरेक्शन होने लगा। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता। इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री एक्सटेंडिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम अरुणाचल टू अंकलेश्वर। तो इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है, और इसका विस्तार कहाँ पे है, इधर नॉर्थ में कश्मीर से लेकर के साउथ में कन्याकुमारी तक, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के वेस्ट में अंकलेश्वर तक। तो यहाँ तक इसका जो है विस्तार है। वैरायटी ऑफ क्लाइमेट कंडीशन, सॉइल इरिगेशन मेथड, कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड सिम्बलाइज डाइवर्सिटी इन वेरियस फील्ड्स। तो जो अलग अलग मतलब कि क्लाइमेट कंडीशन में जो वैरायटी है, ऐसा नहीं कि सब जगह क्लाइमेट की जैसे कहीं ज़्यादा गर्मी है, कहीं
मौसम जो है सो समान रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ठंडी, तो कहीं ज़्यादा बारिश होती है कहीं कम बारिश होती है। तो ये जो वैरायटी ऑफ क्लाइमेट कंडीशन है, सॉइल में भी वैरायटी है, जैसे कि अलग अलग जगहों में अलग अलग मिट्टी है, कहीं बालू है, कहीं पत्थर है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं जलोढ़ मिट्टी है। इस तरह की जो है सो मिट्टियों के बारे में आगे की क्लासेस में आप पढ़िएगा ज्योग्राफी में। तो इस तरह मिट्टी भी अलग अलग है, अलग अलग रीजन्स की। इरिगेशन मेथड भी अलग अलग एरिया में अलग अलग है। जैसे जहाँ पर कम पानी है, सूखा वाला एरिया है, वहाँ पे इरिगेशन की मेथड अलग है। जहाँ नदी वगैरह ज़्यादा है, कहीं तालाब से होती है तो कहीं नलकूप से होती है। तो इस तरह से अलग अलग एरियाज़ की जो है वो इरिगेशन मेथड भी अलग अलग है। कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड भी जो है सो अलग अलग है। तो ये सब क्या करता है कि हमें इतनी सारी जो वैरायटी है वो अलग अलग फील्डों में, ये हम जो है सो डाइवर्सिटी को सिम्बलाइज़ करता है कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी, कितनी विभिन्नता है। इफ़ यू ट्राई टू ऑब्जर्व द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल, द क्लोथ्स दे वियर एंड वर्क दे डू इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, यू विल क्लियरली नोटिस द वैरायटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट रीजन्स। अगर आप जो है सो ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि किसी अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में कि लोगों की वहाँ की खाने की आदतें क्या हैं, वहाँ कैसे कपड़े पहनते हैं और वे क्या करते हैं, तो ये आप देखिएगा कि पूरी कंट्री में अलग अलग एरिया में जो है सो अलग अलग टाइप्स के हैं। ये जो है सो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है लोगों में। इवन विद इन ए रीजन द लाइफ स्टाइल इज़ वेरी मच डिफरेंट इन रूरल एंड अर्बन। यहाँ तक कि एक रीजन में भी, यानी कि एक क्षेत्र में भी, ये तो पूरे कंट्री की बात भी थी, लेकिन अगर आप किसी एक एरिया की बात लेंगे तो वहाँ पर के एक एरिया में भी जो है शहर और ग्राम, वहाँ के रूरल और अर्बन एरियाज में भी काफ़ी डिफरेंसेस लाइफ स्टाइल में देखने को मिलती है। इट इज़ सो बिकॉज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। और ये लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसे क्यों होती है? क्योंकि डायरेक्ट लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो डायरेक्टली यहाँ की फिजिकल सराउंडिंग्स से रिलेटेड होती है, संबंधित होती है। Influenced by various historical, geographical, social and economic factors, and diversity in India has provided us a glorious past and a rich cultural heritage। तो यहाँ पे जो है इंडिया के में जो ये डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा भिन्नता है, इससे क्या होता है कि हमारे जो बहुत सारे हिस्टोरिकल जो है, ऐतिहासिक है, जोग्राफिकल है, सामाजिक है, इकोनॉमिक्स वगैरह फैक्टर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है, जिसके कारण से हमारे पास एक बहुत ही रिच और सांस्कृतिक विरासत जो है वो हमें अपने पास्ट से मिली है। इट हैज़ पावर द वे फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और यही जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में का जो रास्ता है वो आसान बनाता है। नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। द इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, इट इज़ द आउटकम ऑफ आवर एप्रिसिएशन एंड टॉलरेंस फ्रॉम डिफरेंट बिलीव्स एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो यूनिटी है ये कोई आउटसाइड से यानी बाहर से कोई थोपी हुई नहीं है, अपनाई हुई नहीं है, बल्कि ये जो हमारे इंडिया के अलग अलग कस्टम्स हैं, यहाँ के अलग अलग बिलीव्स हैं, उसी के एप्रिसिएशन से, टॉलरेंस से जो है सो सामने में आया है। In fact, India's unity in diversity is a unique feature which has always been our source of strength। यहाँ तक कि इंडिया की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी कि विभिन्नता में एकता जो है वो यहाँ का एक यूनिक फीचर है, और यही यूनिक फीचर जो है सो हमारी स्ट्रेंथ का सोर्स है। फॉर जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लीजिए, द हार्वेस्ट फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। यानी कि पूरे देश में जो है सो हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जब क्रॉप्स जो है सो फसलों की कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है उसमें, तो ये पूरे देश में मनाया जाता है। ऐसे नहीं कि इसमें ये कोई धर्म का मना रहा है, कोई धर्म का नहीं मना रहा है। तो ये क्या है कि लोगों को एकता है उनमें। तो ये अलग अलग एरिया के लोगों में भी विभिन्नता होते हुए भी उनमें एकता है, यानी कि भले ही जो है फेस्टिवल्स होते हैं वो अलग अलग रूप में, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं अलग अलग एरियाज़ में, लेकिन ये मनाए जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ही होते हैं। द हैप्पीनेस ऑफ फार्मर इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द फेस्टिवल्स लाइक बैसाखी इन पंजाब, ओनम इन केरल एंड पोंगल इन तमिलनाडु। और तो जो किसान होते हैं वो अपनी हैप्पीनेस, जब फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है, तो अच्छी फसल देख करके जो किसान होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। वे अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग फेस्टिवल्स मनाकर, जैसे कि पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है, केरल में ओनम मनाया जाता है और तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। तो इन फेस्टिवल्स को भी आप याद रखेंगे कौन से स्टेट में कौन कौन से फेस्टिवल्स ये जो है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं। और इसी प्रकार से कुछ डांसेस भी होते हैं, जैसे गरबा नृत्य है जो कि गुजरात में, बिहू है वो आसाम में, एंड घूमर और एंड ऑफ राजस्थान। तो ये सब अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग जो है सो डांस होते हैं जो कि अलग अलग एरियाज़ को की कम्युनिटी लाइफ को जो है सो और वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन को प्रभावित करते हैं। द रिचनेस ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस
lies in the belief that all cultures are equal। तो यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन का एक ये गुण है कि यहाँ पे जो है सभी कल्चर्स को जो है और सभी कल्चर्स बिलीफ जो होते हैं, यहाँ के विश्वास है, जो धर्म है, कल्चर है, उन सबको समानता है मिलेगी। ऐसा नहीं कि किसी एक को ज़्यादा महत्व है और किसी दूसरे को बिल्कुल महत्व नहीं है। यहाँ सबको समान जो है सो महत्व है। वी इंडियंस फील्स प्राउड ऑफ आवर रिच कल्चरल हेरिटेज। और हम इंडियंस को अपने इस रिच कल्चरल हेरिटेज पर जो है वो बहुत ही प्राउड है, गर्व है। आवर रिस्पेक्ट एंड फेथ इन दिस कल्चरल डाइवर्सिटी हैज़ केप्ट इंडिया यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड। तो हम इंडियंस का जो इस यहाँ की यूनाइटेड यहाँ के जो कल्चरल्स है, उन पे जो विश्वास है, उनके प्रति जो रिस्पेक्ट है, वही हम इंडियंस को यूनाइट करता है एक दूसरे के साथ मिल कर के रहने में। Inequalities and constitutional provisions of safeguard them. Unfortunately, increasing social and economic inequalities both in rural and urban areas have led to more discrimination in society। तो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से पहले तो जैसे कि लोगों में दिखाया गया था कि हमारे पास्ट में लोगों में इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी यूनिटी थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो सोशल और इकोनॉमिक असमानताएं हैं वो बढ़ती जा रही है लोगों में। और जो इसका जो मेन एरिया है जैसे कि रूरल और अर्बन है, यानी गाँव का जो एरिया है वहाँ और जो शहरों का एरिया है, उनमें जो है ये डिस्क्रिमिनेशन वहाँ की सोसाइटीज़ में ज़्यादा देखा जा रहा है। कि रूरल जो होते हैं वो गांव वाले और जो शहर वाले होते हैं वो गांव वालों को अपने से कम समझते हैं और उनके साथ जो है वो भेदभावपूर्ण व्यवहार भी करते हैं। देयर आर वेरियस रीजन फॉर इट। और इसके लिए कई सारे रीजन्स हैं। देखिए, इन आवर डे टू डे लाइफ वी फाइंड दैट द पुअर एंड डाउन ट्रोन्ड आर बीइंग एक्सप्लॉटेड एंड इल ट्रीटेड बाय द रिच। तो ये जो हम अपने डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं कि हम पाते हैं कि जो अगर कोई पुअर है या डाउन ट्रोन यानी कि दलित है, तो उसको जो है सो शोषित किया जाता है। जो रिच पर्सन है उसके द्वारा उसका शोषण किया जाता है, उसका गलत गंदा व्यवहार किया जाता है, बुरा व्यवहार किया जाता है। एंड द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन लुक डाउन अपॉन अदर्स। और जो किसी एक धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो दूसरे धर्म वाले को नीचा देखते हैं, सोचते हैं कि हमारा धर्म जो है वो ज़्यादा ऊंचा है और इनका जो है सो वो अच्छा नहीं है या फिर मतलब हमसे कम है। इस तरह से धार्मिक भेदभाव भी देखने को आते हैं। पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव इशू। और लोगों के बीच में अलग अलग लैंग्वेज बोलने के लिए को लेकर के भी इश्यूज हो रहे हैं। द मेन फोक आर एक्सप्लोटिंग द वुमेन्स। और जो पुरुष लोग हो रहे हैं वो भी और महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं। दीज टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस कैन नॉट बी कॉल्ड ए फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी। तो इस टाइप के जो डिफरेंसेस हैं इसको हम डाइवर्सिटी का एक फॉर्म नहीं कह सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था कि डाइवर्सिटी हम दे क्या होता है कि अलग अलग एरिया के लोगों का फूड हैबिट्स है, क्लोथ्स है, क्या काम होते हैं, तो इस सब को डाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन ये सारे जो डिफरेंसेस हैं रूरल और अर्बन के बीच, पुअर और रिच के बीच, मैन और वुमेन के बीच, तो इसे हम जो है सो डाइवर्सिटी का फॉर्म नहीं कह सकते हैं। बट दे आर इन इक्वलिटीज़, प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन ये क्या हो सकते हैं, असमानता हो सकती है, उनके प्रति पूर्व धारणा बना लेते हैं जो लोग, वो हो सकती है। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभावपूर्ण नीति जो होती है वो हो सकती है। प्रीजुडिस क्या होता है, तो प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है कि जो हम किसी के प्रति पहले से ही धारणा बना लें, उसकी बात सुने बिना ही, उसके बारे में जाने बिना ही। जैसे कि कोई अलग कोई धर्म के बारे में कोई किसी को ओके स्किन पर्सनली किसी को कि ये गोरा है, काला है, उसके बेस पर, या फिर उसकी लैंग्वेज के बेस पर, या उसके कपड़े पहनावे के बेस पर जो हम कोई धारणा बना लेते हैं और उसी के अनुसार से जो उसके साथ बिहेव करते हैं, हमारा जो व्यवहार होता है वो करते हैं, तो उसको प्रीजुडिस कहते हैं। और नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है, तो डिस्क्रिमिनेशन भी भेदभाव होता है। जो कि जैसे कि पहले के टाइम में थे जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, तो वो इंडियन के अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा भेदभावपूर्ण नीति अपनाते थे। और उनके लिए जो है सो पहले से ही उनकी जो है सो वो प्रीजुडिस उन्होंने बना रखी थी कि ब्रिटिश जो है वो सुपीरियर हैं देन इंडियंस। मैनी सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक एंड मैनी मोर हैव ऑलरेडी डन ए लॉट to get rid of these inequalities and other social evils like untouchability, gender based in unemployment, illiteracy, etc. Even then, many evils are still widespread in India.
तो बहुत से समाज सुधारक हुए थे हमारे देश में, जिनका जैसे कि है राजा राम मोहन रॉय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरह के ये सब जो है सो बहुत सारे समाज सुधारक हुए थे, जिन्होंने इन असमानताओं से समाज को छुटकारा दिलाने के लिए, इन कुरीतियों से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ही प्रयास किए थे। और ये जो इनमें से बहुत सारी कुरीतियाँ क्या क्या थी, जैसे अनटचेबिलिटी थी, कि छुआछूत का, कि ये अगर नीचे ये इस धर्म का है या इस जाति का है तो उसको छूना नहीं है। जेंडर के बेस पे लड़का लड़की में भेदभाव होता था, पढ़े लिखे में भी भेदभाव होता था, अनएम्प्लॉयमेंट में भी भेदभाव होता था। तो इस तरह से भेदभाव जो होते थे उस समय, जो असमानताएँ थी, जो सोशल एविल्स थे, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। लेकिन अभी फिर भी जो ये सारी जो लोगों में ये सारी जो डिफरेंसेस है, असमानता हैं, वो आज भी इंडिया में फैली हुई है, आज भी देखने को मिलते हैं। When the Constitution of India was being framed, our national leaders kept this in mind। तो जब ये इंडिया का, हमारे देश का जब कानून बन रहा था, जब इंडिया जो है सो ब्रिटिश रूलर्स से आज़ाद हो गया 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, तो उसके बाद जो इंडिया का अपना लोग, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो लीडर्स थे, उन्होंने अपने अनुसार से कानून बनाए। तो जब इन्होंने ये कानून बना रहे थे तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया था। Therefore, they include many such provisions in constitutions which aim to bringing social, economic and political equalities। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस प्रकार के कई सारे प्रोविजंस बनाए संविधान में, जिससे कि समाज में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से समानता लाई जा सके। द फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, etc। तो इस तरह से ही कुछ मौलिक राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये सारे जो हैं हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये सारे के सारे शामिल किए गए हैं। सिमिलरली द डायरेक्टिव principle of state policy are guidelines of the to the government at different levels to plan and act upon. These directive principles have gone a long way in achieving the national goals of economic and social justice. You will read about this in class 7। तो इसी प्रकार से, जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इसी प्रकार से एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव यानी DPSP, इसको शॉर्ट में कहा था DPSP। तो ये जो है सो, इसमें जो है सो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस है, जिसमें डिफरेंट लेवल पर प्लान किए जाते हैं और उस पर एक्ट किए जाते हैं। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, काफ़ी लंबे समय से जो है सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और इकोनॉमिक रूप से गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में जो है, नेक्स्ट क्लास में जो है सो और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक हम करेंगे, बाकी का हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो to all your friends and subscribe my channel।